वरना तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैक्सवेल्स इक्वेशन डिस्कस किया था और मैक्सवेल इक्वेशन में मैक्सवेल इक्वेशंस क्या क्या लिखी थी। अच्छा, कल मंडे है ना। अच्छा, सब तो आ ही रहे हैं। क्या करें, आज की क्लास लेकर के रिकॉर्ड कर दें या फिर मतलब इसको नेक्स्ट टाइम में करें। देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, मतलब हमारे पास टॉपिक्स कम ही है, मतलब बहुत ज्यादा। अभी तुम देख रहे हो, अगर तुम मैग्नेटिज्म वाले पार्ट को सिर्फ देखोगे तो इसमें बहुत नई चीजें तुमने कितनी सीखी हैं, मतलब 2-4 पॉइंट्स ही तो सीखे हैं, है ना। फोर्स पॉइंट चार्ज के लिए, करंट कैरिंग वायर के लिए, कि ये 2 एक्सप्रेशन तुमने पिछले चैप्टर में सीखा। और इस वाले टॉपिक में, मैग्नेटिक फील्ड वाले में, सिर्फ अभी बियोर सवार लॉ सीखा था, और बियोर सवार लॉ से हमने पॉइंट चार्ज की वजह से, और उसके अलावा स्ट्रेट वायर और सर्कुलर लूप की एक्सिस पर इतना ही तो काम किया है। और ये बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, इसको तो बस 10 सेकेंड के अंदर ये 4 फॉर्मूले लिखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये तो कंटेंट ज्यादा नहीं है, कंटेंट बहुत ही कम है। और मैं पहले से कहता आया हूँ कि कंटेंट बहुत कम है, और तुम लोग कंटेंट बता दिया जाएगा तो वो सबसे कम ही होगा। लेकिन उसकी प्रैक्टिस है, और उस उन उन थ्योरम्स के हर एस्पेक्ट को समझने के लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। उसके लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करने पड़ते हैं, तब जा करके वो अब्जॉर्ब होता है। तो अपने लेवल पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस उस थ्योरम के, है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ के, गॉसेस लॉ के, है ना, कूलॉम्स लॉ के, ब्यूज-सवार लॉ के, तुम जब सॉल्व करते हो तब जाके उस पर पूरा कमांड आता है। तो कंटेंट तो कम है, लेकिन अभी मेरे सामने डिफिकल्टी बस अभी ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। और अभी तक जितनी भी तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ी है, उनमें से अभी तक हम लोग स्टैटिक फील्ड में, ठीक है। अभी जैसा कि बताया, स्टैटिक चार्ज की वजह से, चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्टेडी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड का कोई केस हमने डिस्कस नहीं किया। स्टैटिक चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हमेशा हर टाइम पे कांस्टेंट है। लाइक वाइज स्टेडी करंट है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, हमेशा वायर है। जब जैसे तुमने सर्किट को स्विच ऑन किया होगा तो उस टाइम में करंट की वैल्यू चेंज की हुई होगी, ठीक है। करंट की वैल्यू चेंज हुई होगी, और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई होगी, क्योंकि पहले करंट नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी। करंट सेटअप होने के बाद, सफिशिएंट टाइम के बाद, एक स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड आ गई होगी। तो अभी टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ हम स्टेडी इलेक्ट्रिक, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ये 4 इक्वेशन स्टेडी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, ठीक है। टाइम टाइम इनवेरिएंट मैक्सवेल इक्वेशन इसको बोलते हैं। टाइम वैरिंग टाइम वैरिंग केस में क्या होगा, मतलब चार्जेस मूविंग होंगे और करंट वैरिंग होगी, तो उस टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डिस्क्रिप्शन कैसा होता है, वो सेम होते हैं या नहीं, उस टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वो सारे डेवलपमेंट्स हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है, अगर अच्छे से समझना है, देखो जनरली मैं बिल्कुल ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ कि जितने भी बैचेस 11th 12th में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं,
बहुत मतलब वेरी फ्यू परसेंट ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अच्छे से समझ पाते हैं, बहुत कम। और ज़्यादातर तो मैं यहाँ तक बोलूँगा टीचर्स को भी नहीं पता होता है, टू बी फ्रैंक, क्योंकि ये टॉपिक उतना सिंपल नहीं है समझने के हिसाब से, ठीक है। जिस तरह मैकेनिक्स में तुम देखते हो ना, सारे कंसेप्ट कंबाइन होकर के रोटेशन में आकर के अप्लाई होते हैं। अगर सारे पार्ट्स क्लियर है तब तुम रोटेशन को बेसिक लेवल में समझ पाओगे। तो लाइक वाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तुम थोड़ा अच्छे हो पाओगे तभी जब इसके पहले का पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, तो ठीक है। उसके पहले का पार्ट जो है अच्छे से क्लियर ही नहीं, उस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको समझाने में बहुत सारी जो मिस्ट्रीज थी पहले की, जो बहुत सारे ऐसे डाउट्स रहते हैं जो कि तुम लोग पूछते हो, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा मतलब टाल देता हूँ क्योंकि वो आगे आने वाला है। तो वो सारे पॉइंट्स भी जाकर के, मिसिंग लिंक्स जितने भी अभी तक हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आकर के जॉइन होंगे, ठीक है, वो कवर होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, सीधा। लेकिन उसके बाद एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब तुम अज्यूम कर लो कि पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तुम्हारी हो गई और ज्यादातर क्वेश्चंस उस पार्ट से आएंगे, और तुम एंट्रेंस लेवल के, बोर्ड के लेवल के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, जेई मेंस के सॉल्व कर सकते हो। और तुम लोग अच्छे स्टूडेंट्स हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एडवांस के लिए क्वेश्चन ट्राई करो, वो बहुत ही हेल्पफुल होगा कंसेप्ट बिल्डिंग में। तुम्हारी मैथ्स अच्छी है, ठीक है, अगर मैथ्स अच्छी नहीं है तो तुम लोग स्किप कर सकते हो, लेकिन मैथ्स अच्छी है तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। अटेम्प्ट करने से ना उस टॉपिक पे इतना अच्छा कमांड आएगा कि नीट के क्वेश्चन बिल्कुल तुम चुटकियों में देखते ही सॉल्व करोगे, ठीक है। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन होंगे। लेकिन अगर प्रोवाइडेड तुम्हारे पास टाइम है, अगर ऐसा लग रहा है कि तुम ओवर बर्डेन्ड हो रहे हो बाकी सब्जेक्ट से, तो फिर क्या हो, तब फिर तुम उसको टच नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं इसीलिए क्या करता था पहले, अब तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए उतना अच्छा नहीं। मैं हर टॉपिक से क्या करता था, जैसे 11th में क्या करता था, हर टॉपिक से जो बेस्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उसको मैं अलग से सेलेक्ट करके लेवल 3 में डाल देता था। मतलब बहुत सारे नहीं, लेकिन इतने टच कर देता था कि तुम्हें थोड़ा मतलब ये टेस्ट हो जाता था कि टॉपिक पे कैसा कमांड है। अभी मैं ऐसा नहीं कर पाया हूँ, तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? या तो एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि कंप्लीट मैग्नेटिज्म के कंबाइंड क्वेश्चंस मैं सेंड कर दूँ, है ना, उसी तरह कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक बार में सेंड कर दूँ, सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चन तो तुम्हें मॉड्यूल में और ऐसे मिल ही जाएंगी, ठीक है। और वैसे मैं असाइनमेंट्स तुम्हें सेंड करने वाला था, मतलब हो सकता है वो मेरी प्लानिंग में है, और वो उसको शायद तैयार भी कर रहा था, सेलेक्ट कर रहा था। तो तुम लोग चाहो तो वो वाले क्वेश्चन भी सेंड कर दूँ, और उसके बाद फिर लेवल 3 के भी अलग से हर टॉपिक के सेंड कर दो, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तुम्हें अपना असेसमेंट हुआ कि कितने अच्छे से टॉपिक कवर हुआ है। और ये तुमने समझ लो एक मेजर पार्ट जो है अच्छे से कवर कर दिया, एक तुम्हारा मेजर अचीवमेंट होगा अभी तक का। लेकिन प्रॉब्लम है कि इसके बाद जैसे हम जाएंगे ना, एसी पढ़ना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है तुम्हारे एक पॉइंट तक। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, उसकी सारी थ्योरी मतलब समझाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, और वो समझना बहुत आसान भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बहुत बेसिक लेवल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स समझाऊंगा तुम्हें, और क्लास में प्रूव करूंगा एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करेंगे तो उनकी स्पीड कितनी हुई ये भी मैं प्रूव करूंगा क्लास में, ठीक है। और एसी, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करेंट्स, तो वो वाला भी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। एसी सर्किट्स कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम डीसी सर्किट्स तक कन्फाइंड थे, एसी वाले चैप्टर में हम एसी सर्किट्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और एसी को अच्छे से पढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझाने के लिए एसएचएम और वेव्स वो अच्छे से तुम्हें क्लियर होना चाहिए, वो अच्छे से तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे एसएचएम वेव्स कराना पड़ेगा। अगर एसएचएम वेव्स नहीं कराता हूँ तो इन सब टॉपिक्स को नहीं पढ़ाया जा सकता अच्छे से, ठीक है। तो मैंने यही सोचा कि एसएचएम वेव्स उसके बाद हमें करना पड़ेगा प्रॉपर, ऐसा मानना कि 11th का एसएचएम वेव्स पढ़ रहे हैं और बिल्कुल कॉम्पिटिशन लेवल से, क्योंकि ये टॉपिक वहाँ पे भी थोड़ा
थोड़ा मतलब उसमें कमी रह गई थी, क्योंकि सफिशिएंट टाइम नहीं मिला था, तो उसके क्वेश्चंस अच्छे से नहीं कर पाए थे। मैंने स्टार्ट तो सही से किया होगा, लेकिन वो कंप्लीट प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। तो एसएचएम वेव्स को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एंट्रेंस की तरह उसके सारे असाइनमेंट्स क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तुम 12th में हो, लेकिन तुम्हें तो एंट्रेंस की तैयारी करनी है ना, तो वो वाले क्वेश्चंस एसएचएम वेव्स की प्रॉपर्ली, मतलब ये मान के चलना कि ये मेरा फाइनल टच है एसएचएम वेव्स का। नीट के सारे क्वेश्चन तुम उससे सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे वे एसएचएम वेव्स हो जाएगा, फिर एसी सर्किट्स भी छुट्टियों में हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एसएचएम का एक्सटेंसिव, एसएचएम की थोड़ी बेसिक नॉलेज होती है, तो फिर एसी भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल साइनसॉइडली ऑसिलेट करता है, यहाँ पे करंट और वोल्टेज साइनसॉइडली ऑसिलेट करता है। और उसके बाद वेव्स पढ़ने के बाद तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक्सप्लेन कर पाऊंगा। वेव्स को मैं स्किप कर सकता था, ठीक है, बाद में करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बस थोड़ा सा ऐसे रटा दिया जाता है हर बैच में, हर क्लास में। उसके बहुत छोटे, बहुत कम पॉइंट्स है, उतने रट करके तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी बताने की जरूरत ही नहीं है 12th के लेवल पर, अब बताई भी नहीं जाती है, क्योंकि वो बताना इतना आसान नहीं, वो थोड़ा डिफिकल्ट है उसकी थ्योरी। हालांकि मेरे हिसाब से तुम्हारे कोर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर दिया हुआ है, तो जिस भी लेवल तक तुम मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ते हो, उसी लेवल में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो जस्टिस यही है कि करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। लेकिन मैं इसलिए एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वेव्स मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, इसलिए पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इसके बाद रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स में तो कंप्लीट वेव की नॉलेज बार बार अप्लाई होगी। तो जब वेव्स तुम पढ़ ही रहे हो, तो पहले ही पढ़ लेते हैं, ताकि उससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी अच्छे से कवर करें और वेव ऑप्टिक्स भी। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में मुझे एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या है वो तो बता चुका हूँ, उसको एक दो बार थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स बहुत सारे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो, अब तुम लोग आ ही गए हो, तो थोड़ा सा तो एम्पेयर सर्किटल लॉ टच कर ही लेते हैं। ठीक है, चलेगा। बताओ, सब लोग रेडी हो? हैंड्स रेज करो, कितने लोग चाह रहे हैं कि अभी एम्पेयर सर्किटल लॉ स्टार्ट कर दें। चलो ठीक है, 50-50। चलो ठीक है, हो गया 75-25। ओके, वेरी वेल। ठीक है, मैं एक बार बहुत ब्रीफली, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, बहुत ब्रीफली मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है, यही इक्वेशंस यहाँ पर लिख देता हूँ, इक्वेशंस याद दिलाओ। ये तो तुम, ठीक है, ये मैक्सवेल की इक्वेशन है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुई है अभी, अभी इसमें थोड़े एडिशन, ठीक है, इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस अभी होनी बाकी है। ठीक है, ये पहली है इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस इंटीग्रल से, दूसरी इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल से। ठीक है, थर्ड इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड के सरफेस इंटीग्रल से, ये तो हमेशा जीरो होना है। और फाइनल इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल से। ठीक है, तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर की होती है, तो क्लोज सरफेस में उसका फ्लक्स होगा। ठीक है, तो गॉसेस लॉ है इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स को रिलेट करने के लिए, क्योंकि वो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग है, तो लाइन इंटीग्रल तो जीरो होगा, उसका सरफेस इंटीग्रल होगा। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल के लिए गॉसेस लॉ है। और तुमने देखा है कि गॉसेस लॉ की हेल्प से हम बहुत सारे ऐसे सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से, जो कि कूलॉम्स लॉ से बहुत लेंदी और डिफिकल्ट होते थे। ठीक है, दोनों एक ही है, ये गॉसेस लॉ भी कूलॉम्स लॉ से ही आया है, लेकिन गॉसेस लॉ ज्यादा हेल्पफुल होता है, सिंपल होता है, इजी होता है, फास्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए, if there is some symmetry in charge configuration। ठीक है,
हम उस सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करते हैं, हार्नेस करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री को यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसेस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसका एनालॉगस तुम सोचोगे क्या होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग है नहीं, तो वो तो लूप में एग्जिस्ट करती है, उसका सरफेस इंटीग्रल 0 होगा, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कर्लिंग नेचर की होती है और क्लोज क्लोज लूप फॉर्म करती है। तो क्लोज लूप फॉर्म करने का मतलब है कि उसका लाइन इंटीग्रल नॉन जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल नॉन जीरो होगा, ठीक है। और लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कूलॉम सॉरी बियो सवार्ट लॉ के को यूज करके हम बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं कि हमेशा किसी भी शेप का लूप, किसी भी साइज का लूप, किसी भी ओरिएंटेशन का लूप हो, उस लूप के अराउंड अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं कल भी बताया था। कोई भी लूप सेलेक्ट करते हैं, उस लूप के हर एक एलिमेंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक करंट कैरिंग वायर लेकर के उसकी वजह से हम, मतलब यहाँ पे करंट, मेरा कहने का मतलब मान लो करंट कैरिंग वायर कुछ ऐसा है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ करंट का एक पार्ट कंसीडर करें और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करें, ठीक है। ये एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि वहां पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसका लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। ये स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, मैग्नेटिक फील्ड का इनहेरेंट नेचर है, कहीं पर एग्जिस्ट करेगी तो आ, वो हमेशा ही आ, इस तरह से एग्जिस्ट करेगी कि उसका लाइन इंटीग्रल किसी भी लूप में हमेशा म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज की इक्वल होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ओके ओके ओके। और ये इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स, ये इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज की। और इसमें मैंने कल डिटेल में समझाया था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करके हम गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एनालॉगस है कि हम मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल यूजलेस है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि कर्लिंग नेचर की होती है, तो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका कर्ल, मैग्नेटिक फील्ड का जो कर्ल है, सर्कुलेशन जो है, वो कैसा भी नहीं हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह से आती है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो कर्ल है ना, वो इस एम्पेयर सर्किटल लॉ को हमेशा फॉलो करेगा। किसी किसी भी क्लोज लूप के अराउंड लाइन इंटीग्रल की वैल्यू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज की इक्वल होगी। और फिर ये करंट एनक्लोज वाला टर्म अच्छे से समझाया था कि इसको इतने हल्के में नहीं लेना है, बस ऐसे ही नहीं सोचना, ये तो बहुत सिंपल है। करंट एनक्लोज वाला टर्म थोड़ी टाइम में तुम्हें समझ में, मतलब करंट एनक्लोज की वैल्यू डायरेक्टली तुम लिख पाओगे, लेकिन ये करंट एनक्लोज मैक्स एम्पेयर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास लूप कैसा भी है। अब बोर्ड के प्लेन में तो मैं ऐसा ही क्लोज शेप बना रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इमेजिन करना, ये जो लूप है ना, वो कैसा भी, मतलब स्पेस में किसी भी तरह से ओरिएंटेड है, कर्ल्ड बिल्कुल है, ठीक है। कैसा भी अगर क्लोज लूप है, तो एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल की वैल्यू पहले तुम इस लूप के साथ कोई सरफेस अटैच कर दो, ठीक है। अगर अगर मान लो ये लूप किसी प्लेन में, फ्लैट प्लेन में लाई कर रहा है, जैसा कि अभी मैंने बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ किया, मान लो जैसे ड्रॉ किया वैसे कोई स्ट्रिंग है, उसको इसी तरह की शेप की बना करके रख दिया गया है, ऐसा लूप है, ठीक है। तो इसके साथ जो सरफेस अटैच होगा वो फ्लैट होगा, और फ्लैट सरफेस के अक्रॉस, सॉरी, इसके साथ जो सरफेस अटैच होगा वो हम कैसा भी सरफेस ले सकते हैं, बस सरफेस ऐसा होना चाहिए जिसकी की बाउंड्री ये क्लोज लूप हो, ठीक है। ये क्लोज लूप किसी ना किसी ओपन सरफेस को इनक्लोज कर रहा होगा, ठीक, जैसे मैंने यहाँ, तो कोई भी सरफेस ले सकते हो। तुम्हें देखना है कि सरफेस को कितना करंट पेनिट्रेट कर रहा है, सरफेस को करंट किस डायरेक्शन में। तो ये लूप का जो सेंस है ना, लूप के सेंस के अकॉर्डिंग राइट हैंड रूल फॉलो करके तुम बोलोगे अंदर की तरफ, ठीक है, इस सरफेस से ये जो येलो कलर का शेडेड पोर्शन है,
इसको सरफेस इमेजिन करना है, ठीक है। इस सरफेस के अक्रॉस करंट कितना पेनिट्रेट कर रहा है इनसाइड द प्लेन, नेट करंट, वो म्यू नॉट टाइम्स वो नेट करंट, ये लाइन इंटीग्रल की वैल्यू, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा जो पिछला क्वेश्चन था ना उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये आगे हमारा यूजफुल होगा, ये जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये आगे यूज होगा, इसीलिए मैं इसको एक बार तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ। लेट अस से एक थ्रेड है, उसको ऐसे फोल्ड करके, या कोई स्ट्रिंग है उसको इस तरह से टाई करके, ठीक है। वह तुमने क्लासेस तुम लोगों ने बहुत अटेंड किए, लेकिन इस क्लास में तुम्हें एक्टिवली अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी थक गई है लेकिन दिमाग को एक्टिव रखना पड़ेगा। ये हमारा लूप है, ठीक है। करंट यहाँ पे, लेटेस्ट से यहाँ पे करंट है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे जो करंट है ना, ये बाहर ये 1 एम्पेयर है, और इधर इधर मान लो जैसे 5 एम्पेयर है, और यहाँ पे और एक बना देता हूँ। लेटेस्ट से यहाँ पे इस तरह से 3 करंट कैरिंग वायर है। ये जो वायर है वो कुछ ऐसे करके अंदर चला गया है, और ये जो वायर से ये ऐसे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे करके मान लो करंट कैरिंग वायर से, ठीक है। बोर्ड के प्लेन से इस तरह से करंट कैरिंग वायर्स निकल रहा है। हमने एक इमेजिनरी लूप ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये जो करंट कैरिंग वायर बस तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एम्पेयर सर्किट लॉ अप्लाई करने के लिए हम बोलेंगे इस लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज। तो करंट एनक्लोज के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके साथ सरफेस अटैच करना पड़ेगा। अटैच कर दिया। अब इस सरफेस के अक्रॉस हमें, सरफेस कैसा भी हो सकता है, लेकिन हम आसानी के लिए इस एग्जाम्पल में, इस केस में लेट अस से सरफेस जो हम इमेजिन कर रहे हैं ना वो बोर्ड के प्लेन में ही लाई कर रहा है, बिल्कुल फ्लैट, ठीक। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे बल्ज आउट बल्ज इन कर सकते हो, वो भी सरफेस वैलिड सरफेस है एम्पेयर सर्किट लॉ अप्लाई करने के लिए। लेकिन लेटेस्ट से अभी हम ऐसा सरफेस इमेजिन कर रहे हैं जो कि बिल्कुल बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। अब एम्पेयर सर्किट लॉ अप्लाई करते हो, राइट हैंड रूल से बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल की वैल्यू बाहर, इस सरफेस से बाहर बोर्ड के प्लेन के बाहर जो करंट आ रहा है ना उसके इक्वल होगी। बाहर नेट करंट कितना आ रहा है, तो हम बोलेंगे बाहर ये 1 एम्पेयर आ रहा है और 10 एम्पेयर बाहर आ रहा है, तो नेट करंट 10। लेकिन 5 एम्पेयर अंदर जा रहा है, तो हम बोलेंगे नेट करंट जो होगा ना 11 माइनस 5 ये 6 एम्पेयर होगा, और लाइन इंटीग्रल की वैल्यू म्यू नॉट टाइम्स 6 के इक्वल होगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे क्या करने जा रहा हूँ ये देखते हैं कितने लोग इसको कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं अच्छे से। ओके, मैं कह रहा हूँ कि ये जो ये जो थ्रेड है ना इसको हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये वाला जो पार्ट है ना थ्रेड का, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम ऐसे होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। और इधर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, इसको इसको ना इमेजिन करो इस तरह से ऐसे करके ना ऐसे करके रोटेट करने की कोशिश करते हैं, इस तरह से रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ पा रहे हो, मैं क्या इस तरह से ऐसे करके रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा तुम इमेजिन कर पा रहे हो? ओके ओके, लूप कैसी दिखेगी, लूप कैसी दिखेगी वो थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये लूप तो ये वाला पार्ट तो ऐसे ही है, अ, ठीक है। तो ये पार्ट जो है ना ये थोड़ा सा इधर आएगा, ये पीछे जाएगा, तो बोर्ड के प्लेन में दिखाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ट्राई करते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना ये थोड़ा बैक साइड ऐसे डॉटेड है, और ये वाला जो पार्ट है ना ऐसे डबल कर दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट बोर्ड के प्लेन के बाहर आ गया, ठीक है। तो मैं कन्वेंशन क्या यूज कर रहा हूँ, ये जो पार्ट जिसको मैंने बोल्ड किया है ना ये इमेजिन करो कि बोर्ड के प्लेन से बाहर आ गया, और ये जो डॉटेड पार्ट है वो बोर्ड के प्लेन के अंदर चला गया। इसको फोल्ड कर रहा हूँ धीरे धीरे, ये और ऊपर आएगा इस तरह से, ठीक है। ये वाला पार्ट और ऊपर आएगा और ये वाला पार्ट और
पीछे जाएगा, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद शेप कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो। और कुछ देर में क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, मतलब इसको और फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो डॉटेड पार्ट है ना ऐसे करके, ठीक। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारी विजुअलाइजेशन कितनी अच्छी है, ठीक है। ठीक है, ये वाला पार्ट अभी भी, ये वाला पार्ट है ना बोर्ड के प्लेन के बाहर है, ये वाला पार्ट बोर्ड के प्लेन के अंदर है। इसको ट्विस्ट करके ना वापस मान लो सेम प्लेन में ले आते हैं, ठीक, वापस सेम प्लेन में ले आते हैं, ठीक है। वापस सेम प्लेन में ले आएंगे ना तो ओवरऑल जो शेप है लूप की कुछ ऐसी हो जाएगी। क्या क्या था, ये वाला पार्ट इधर चला गया था और ये वाला पार्ट ऐसे, ये हमारा फाइनल लूप होगा फोल्ड करने का। अब पूछा जा रहा है कि इस लूप है, क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप कैसा होना चाहिए। इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन है? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, लूप लूप होना चाहिए। क्लोज पाथ है मतलब लूप है। लूप है तो इस लूप के अराउंड जब हम लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करें हर एक एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस, ये सारे एलिमेंट के अक्रॉस, ये सारे एलिमेंट को यहाँ से चलते चलते फाइनली जब सेम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो होगी म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज। और वो करंट एनक्लोज कैसे निकालना पड़ेगा, हमें इस लूप के साथ एक सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। अब वो सरफेस इमेजिन करना तुम्हारा प्रॉब्लम है, एम्पेयर का नहीं है। तुम एम्पेयर एम्पेयर लॉ कहता है कि एक बार सरफेस अटैच करो अपने लूप के साथ, ऐसा सरफेस जिसकी बाउंड्री ये क्लोज लूप है, उस सरफेस के अक्रॉस देखो कि कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है, लूप के सेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं कह रहा हूँ पहले मान लो ना, इसको थोड़ा मैं ऐसे, ये मान लो पहले इसका दो सरफेस है, थोड़ी सी मुझे अब हेल्प चाहिए। ये वाला जो ग्रीन कलर का शेड है ना, ये मान लो ये इसको साइड 1 कहते हैं, ठीक है। और येलो कलर का जो शेड है वो बैक साइड में, मान लो बैक साइड को मैं येलो कलर से पेंट कर दे रहा हूँ इस सरफेस को, वो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। वो बैक साइड में, उसको मैं 2, वो सरफेस 2 कह रहा हूँ, ठीक है, उसको सरफेस 2 कह रहा हूँ, ठीक है। अब इसको फोल्ड करके जब हम वापस इधर लाएंगे ना, तो फोल्ड करने के बाद जो इसकी शेप होगी, अब वो तुम अगर इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं, वो कैसी होगी गेस कर सकते हो, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। और ये फोल्ड होके इधर चला गया है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, इसका बैक साइड वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे जो था वो इधर आ गया, ये पार्ट, ठीक है। और इसके पीछे ग्रीन पार्ट है, ठीक है। तो अब जब हम एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई कर रहे हैं ना, तो एम्पेयर सर्किटल लॉ, और ऐसे ही हम किसी भी सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स भी कैलकुलेट करते हैं, फ्लक्स में भी ये प्रॉब्लम आती है। इसीलिए अच्छे से समझ लो कि हमेशा चाहे एम्पेयर सर्किटल लॉ के लिए हम देखने जा रहे हैं कि करंट कितना, ठीक है, एग्जिट कर रहा है थ्रू दी सरफेस, या गॉसेस लॉ के को अप्लाई करके हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस कर रही है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी क्रॉस कर रही है। फ्लक्स देखना है या करंट देखना है, वो हमेशा हम किसी भी सरफेस की एक साइड के अक्रॉस ही देखते हैं, दोनों साइड के अक्रॉस नहीं देखते हैं। ये बार बार तुम लोग को ये छोटा सा कंफ्यूजन होने लगता है, हम बोलते हैं जितना एंटर किया उतना। अरे तो अलग अलग सरफेस से क्यों देख रहे हो, इसका कोई एक सरफेस अज्यूम करो, ठीक है। मान लो करंट ऐसे जा रहा है, हम सरफेस 1 इमेजिन कर रहे हैं, सरफेस 1 से लूप का सेंस कहता है कि अगर लूप का सेंस कुछ ऐसे है, तो सरफेस 1 से कितना करंट बाहर आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें सरफेस 1 देखना पड़ेगा, ठीक है, सरफेस 1 से कितना करंट बाहर आ रहा है, वो लाइन इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के इक्वल होगा, ठीक है। तो सरफेस 1, अब यहाँ पे जो सरफेस 1 है वो तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है, लेकिन ये जो दूसरा वाला पार्ट है ना, इसका सरफेस 1 अंदर चला गया पीछे की साइड, ठीक है। करंट कैसे कैसे दिए गए थे हमें, करंट कैसे कैसे दिए गए थे वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। इधर 11 है और इधर 5 है, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ, ये टॉप व्यू है। करंट कैसे दिया गया था मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। करंट हमें इस तरह से ना, यहाँ से 11 ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है। आसानी के लिए मैं साथ में ड्रॉ कर रहा हूँ, हालांकि दो अलग अलग वायर्स थे। और इस वाले पार्ट में ना हमें बताया गया था ये, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके
ये कितना 5 एम्पेयर अंदर जा रहा है। यही क्वेश्चन था ना। यहाँ पर देखो ये वाली फिगर, इसको चलो मैं एक कर देता हूँ 11, और ये वाली फिगर, ये दोनों अलग अलग नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब हम अपने लूप के सेंस के अकॉर्डिंग एम्पेयर सर्किट लॉ अप्लाई करेंगे और हम बोलेंगे साइड 1 से कितना, लूप का सेंस क्या कहता है कि साइड 1 से कितना करंट बाहर आ रहा है। ठीक है, तो वो जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो इस बार कितना आएगा पता है? इस बार कितना आएगा, पहले इसको छोड़ो। साइड 1 से कितना करंट बाहर आ रहा है, लूप का सेंस ये कहता है ना। तो साइड 1 से कितना करंट बाहर आ रहा है? अरे ये एक ही सरफेस है, इसको तुम लोग दो सरफेस समझने की गलती मत करो। जब लूप एक लूप है तो उस लूप के साथ एक ही सरफेस अटैच होगा। ठीक है, और वो सरफेस फोल्ड हो गया है, लेकिन वो एक ही सरफेस है। एम्पेयर सर्किट लॉ कहता है कि लूप कैसा भी उसके साथ सरफेस अटैच करो और सरफेस की एक साइड के से कितना करंट पास हो रहा है, कितना करंट पेनिट्रेट हो रहा है, वो कैलकुलेट करो, एक साइड से कैलकुलेट करो। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे 11 एम्पेयर बाहर आ रहा है और यहाँ पे भी साइड 1 से करंट जो है ना बाहर ही आ रहा है। तो टोटल करंट जो है वो 16 एम्पेयर है। ठीक है, साइड 1 से कितना करंट बाहर आ रहा है? 16 एम्पेयर है। म्यू नॉट टाइम 16, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन 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 अच्छी बात ये है, अच्छी लकीली ऐसा है कि जो तुम प्रॉपरली देखो, अगर प्रॉपरली एम्पेयर सर्किट लॉ अप्लाई करते हो तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते। ठीक है, पहले तुम्हें मतलब लाइन इंटीग्रल की वैल्यू डायरेक्टली नहीं लिख सकते। लाइन इंटीग्रल की वैल्यू लिखने के लिए तुम्हें पहले इस लूप के साथ सरफेस इमेजिन करना ही पड़ेगा, और सरफेस के अक्रॉस उसी साइड के से देखोगे। लूप का सेंस बताएगा जिस साइड से सरफेस की उसी साइड से कैलकुलेट करोगे कि करंट कितना एग्जिट कर रहा है। जिस साइड जिस साइड जिस साइड लूप का सेंस तुम्हें इंडिकेट करेगा। कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहले लूप के साथ सरफेस अटैच कर लिया और सरफेस के उसी साइड से करंट एग्जिटिंग कैलकुलेट करो जो कि लूप के सेंस के अकॉर्डिंग है। तो लूप के सेंस के अकॉर्डिंग पहले सरफेस अटैच किया था, लेकिन सरफेस जैसे अटैच किया था, ये सरफेस नॉर्मल सरफेस नहीं था। इसका ये वाला जो पार्ट है ना, इसका जो ये वाला सरफेस है, ये नीचे चला गया है और इसका बैक साइड ऊपर आ गया है। तो सरफेस जो है हमारा, सरफेस की साइड 1 अगर इसको मानते हैं तो साइड 1 इधर नीचे है, और इसकी नीचे वाली को साइड 2 मानते हैं तो सरफेस की साइड 2 इधर आ गई है। समझ रहे हो? एम्पेयर सर्किट लॉ कहता है कि लूप के साथ सरफेस अटैच किया और उस सरफेस की किसी एक साइड के थ्रू करंट एग्जिटिंग देखो अकॉर्डिंग टू दी सेंस ऑफ लूप। और वो सेंस ऑफ लूप बता रहा है कि साइड 1 से एग्जिटिंग करंट हमें कैलकुलेट करनी है। तो साइड 1 से एग्जिटिंग करंट इस पार्ट में 11 है, और इस पार्ट में भी साइड 1 से एग्जिटिंग करंट ना, क्योंकि ऐसे एंटर कर रहा है, ऐसे यहाँ पे लग रहा है एंटरिंग है, लेकिन साइड 1 से ये भी एग्जिटिंग है और साइड 1 से ये भी एग्जिटिंग है। ठीक है, तो नेट करंट एग्जिटिंग विल बी 16 एम्पेयर। तो म्यू नॉट टाइम 16 तुम्हारा आंसर होना चाहिए। लेकिन लेकिन लकीली लकीली अगर तुम इतना दिमाग नहीं लगाते, ठीक है, तुम्हें लगेगा तो फिर ये सब बताया क्यों बताया, इसलिए इसका यूज तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि तुम्हें कोई भी ऐसे भी तुम्हें कोई भी मैक्सवेल इक्वेशन तुम अप्लाई कर रहे हो वो प्रॉपर फॉर्म में तुम्हें पता होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, लेकिन लकीली मैं कह रहा हूँ कि हालांकि ये एक लूप है, लेकिन अगर इसको दो अलग अलग लूप मान लेते हो, ठीक है, मान लो कि ये अलग लूप है, इसका सेंस ये है, एक मिनट ऐसे इसका सेंस ये है, और ये दूसरा लूप है, इसका सेंस ये है, और दोनों के लिए अलग अलग अगर तुम एम्पेयर सर्किट लॉ अप्लाई करके लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो और ऐड कर देते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तब भी सेम रिजल्ट आ जा रहा है, वो हम वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद पता चलता है। क्योंकि हम दोनों को अलग अलग लूप मान करके भी सेम रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो सरफेस इमेजिन करें, फोल्ड करें, और फोल्डेड सरफेस की साइड से देखें कितना करंट बाहर आ रहा है अंदर जा। ये इतना दिमाग क्यों लगा है?
सबसे आसान तरीका है कि इसको दो अलग अलग लूप मान लो। पहले लूप के लिए क्या लिखेंगे, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, पहले लूप के लिए क्या लिखेंगे, ये 11 एम्पेयर है, ये 5 एम्पेयर है, तो पहले लूप के लिए लाइन इंटीग्रल की वैल्यू म्यू नॉट 11 होगी, क्योंकि बाहर की तरफ लूप के अकॉर्डिंग करंट का सेंस होना चाहिए, और दूसरे लूप के अकॉर्डिंग दूसरा लूप जो है उसका सेंस ये है, इसको अलग लूप मान दें, ठीक है। इसके लिए करंट का सेंस अंदर की तरफ हमें देखना पड़ेगा, नेट करंट कितना है 5, दोनों को ऐड कर दो, टोटल लाइन इंटीग्रल की वैल्यू वो इसके इक्वल होगी, ठीक है। ओके ठीक है, तो अब सबसे पहला टास्क ये होता है कि सबसे पहला ये हालांकि कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सबसे पहला टास्क होता है कि हमें इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर दिया गया है, और इस इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के सामने किसी पॉइंट P पर, किसी भी जनरल पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इसके लिए हमें पता है, हमने बियो-सवार्ट लॉ से कैलकुलेट किया है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करके इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे गॉसेस लॉ अप्लाई करने के तुम्हें स्टेप्स बताए थे ना, वो भी यहाँ पे स्टेप्स लिख दूं क्या? अब ये नेक्स्ट क्लास में मुझे स्टेप्स रिपीट नहीं करने पड़े, स्टेप्स लिखने की जरूरत है क्या? चलो ठीक है, शॉर्ट में बस बता देता हूँ, पॉइंट लिख देता हूँ बस, ठीक है। सबसे पहला गॉसेस लॉ तुम्हें याद है कैसे, मतलब कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, जैसे स्फेयर था, स्फेयर के लिए हमें पता लगाना था कि इससे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है, कैलकुलेट किया था ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था, पहला स्टेप गॉसेस लॉ के लिए बताओ, सबसे पहला स्टेप पहला पहला स्टेप था कि पॉइंट से पास करता हुआ इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, सबसे पहला स्टेप था गॉसियन सरफेस इमेजिन करो, ठीक है। और गॉसियन सरफेस कैसा होगा, पॉइंट से पास करेगा नंबर 1, और गॉसियन सरफेस चार्ज की सिमेट्री के अकॉर्डिंग होगा, हम ऐसा ही गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे जो कि in accordance with the symmetry of the given charge distribution के इक्वल होगा, ठीक है। तो सिमेट्री देखते हुए हमें सबसे पहला था गॉसियन सरफेस इमेजिन करना, लाइक यहाँ पर वो स्फेरिकल सरफेस होता, लाइक वाइज अब यहाँ पे हमें एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई करना। एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या है, एम्पेयर सर्किटल लॉ है कि किसी भी क्लोज्ड लूप, यहाँ पे क्लोज सरफेस था तो गॉसियन सरफेस इमेजिन कर, यहाँ पे क्लोज लूप है तो यहाँ पे हमें क्लोज एम्पेरियन लूप इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होगा, ठीक है, एनालॉजी लेके कह सकते हो क्या होना चाहिए, इमेजिनरी, इसको ऐसे बस पॉइंट लिख देता हूँ मैं, डिटेल में इसको स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप है एम्पेरियन लूप डिसाइड करो, ठीक है, एम्पेरियन लूप डिसाइड करो, ठीक है। एम्पेरियन लूप कैसा होना चाहिए, नंबर 1 उस पॉइंट से पास करना चाहिए जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। नंबर 2 कि एम्पेरियन लूप करंट डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री कैसी होगी और उसके अराउंड लूप लूप सिमेट्री देख करके कैसा बनाएंगे वो हम एग्जांपल्स में समझेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत एनालॉजी से समझ सकते हैं कि लूप जैसा तैसा नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है कि उसका कुछ बेनिफिट हो, ठीक है। सिमेट्री, करंट की जो सिमेट्री है उसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और इस पॉइंट से तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा कि हम किसी भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एम्पेयर सर्किटल लॉ को यूज करके नहीं निकाल सकते हैं, जैसे गॉसेस लॉ में होता था। सिर्फ सिमेट्रिक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं गॉसेस लॉ से, उसी तरह सिमेट्रिक करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई करके, ठीक है। ऑब्वियस है। व्हाट विल बी दी सेकेंड स्टेप, क्या था सेकेंड स्टेप, क्या था सेकेंड स्टेप था कि गॉसेस लॉ अप्लाई करके, अब जैसे गॉसियन सरफेस जैसे इमेजिन किया ना, तो फ्लक्स की वैल्यू लिखो, फ्लक्स की वैल्यू लिखो गॉसेस लॉ अप्लाई करके, कि पहले गॉसेस लॉ अप्लाई करके फ्लक्स निकालते थे और उसके बाद डेफिनेशन,
डेफिनेशन यूज करके, डेफिनेशन का क्या मतलब, ई डॉट डी एस, हर एक एलिमेंट के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स ऐड करके गॉसियन सरफेस के अक्रॉस डेफिनेशन यूज करके फ्लक्स कैलकुलेट किया, और उससे पहले गॉस लॉ अप्लाई करके फ्लक्स कैलकुलेट, दोनों की इक्वेट करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाती थी। यही तो स्ट्रैटेजी होती है ना, यहाँ पर भी यही करना है। एम्पेरियन लूप डिसाइड करने के बाद सबसे पहले एम्पेरियन लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करो, ठीक है, यूजिंग एम्पेयर्स लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या है, ये जो बी इंटीग्रल बी डॉट डीएल है, इसकी वैल्यू म्यू नॉट टाइम्स आई के इक्वल होगी, म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज, ठीक है। और फिर फाइनल स्टेप में इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करो, कैसे, यूजिंग डेफिनेशन, मतलब उस लूप के हर एक एलिमेंट पे जाओ, एलिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, इंटीग्रेट करके तुम इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू कैलकुलेट करो, और ये दोनों लाइन इंटीग्रल इक्वल होने चाहिए, तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी। सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे तुम लोग नोटिस करोगे वहां पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल ऐसे होता था, और इसका एक स्पेशल नाम होता था। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करता है, तो ये फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होता है कि सरफेस से कितनी लाइंस पास कर रही, ठीक है। ये जो टर्म है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। लेकिन ये जो बी डॉट डीएल है ना, इसका कोई अलग से अनफॉर्चुनेटली कोई नाम नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको बार बार लाइन इंटीग्रल बोलेंगे सीधा, ठीक है। ये लाइन इंटीग्रल ही है, इसका अलग से कोई, जैसे यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल को फ्लक्स बोलते हैं, वैसे लाइन इंटीग्रल को कुछ नहीं बोलते, उसको लाइन इंटीग्रल ही बोलते हैं, ठीक है। तो हम लाइन इंटीग्रल की वैल्यू सेकंड स्टेप में एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करके, और थर्ड स्टेप में डेफिनेशन यूज करके, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब ये इनफाइनाइट, हाँ, अभी इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इसके लिए हमें, ये थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, ये लोग ये तुम खुद से भी सोचना कि अगर तुम्हें सॉल्व करना होता तो एम्पेयर एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई करके कैसे सॉल्व करते। करंट कैरिंग, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, और इसके दोनों एंड्स ना बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो रहे हैं, ठीक है। इसके इससे किसी भी जनरल डिस्टेंस आर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो एक काम करते हैं, इसको ना, इसको मैं यहाँ पे टॉप व्यू ड्रॉ कर देता हूँ ताकि थोड़ा आसानी हो। अगर टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे तो टॉप व्यू कैसा होगा, करंट कैरिंग वायर कैसा दिखेगा, ऊपर से अगर देखेंगे ना तो इस तरह से दिखेगा, डॉट की तरह, इसमें से करंट बाहर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, करंट बाहर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है करंट की सिमेट्री के अकॉर्डिंग एम्पेरियन लूप इमेजिन करना। अब तुम सोचो कि इसके अराउंड हमें एक ऐसा एम्पेरियन लूप इमेजिन करना है जो कि करंट कैरिंग वायर की सिमेट्री के अकॉर्डिंग हो। तो वो लूप कैसा होना चाहिए, यहाँ पे वो पॉइंट है मान लो, तो वो लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज लूप लेना है। तो ऑब्वियसली वो क्लोज लूप, कैसा होना चाहिए, वो इस करंट कैरिंग वायर को सेंटर मानते हुए, ठीक है, इस तरह से सर्कुलर शेप का लूप होना चाहिए। गलत कह रहा हूँ क्या? इस तरह से सर्कुलर शेप का लूप होना चाहिए, ठीक है। साइड व्यू देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, साइड व्यू देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, बिल्कुल सिमेट्रिक। और ये बिल्कुल सर्कुलर शेप का लूप है, किसी भी जनरल शेप का नहीं है, बिल्कुल सर्कुलर है, ऐसा सर्कल जिसके सेंटर पे ये करंट कैरिंग वायर। टॉप व्यू देखेंगे तो वो जो सर्कल है ना, वो कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये टॉप व्यू बनाना पड़ेगा ताकि हम लूप पे, ये लूप को सही से ड्रॉ कर पाए, और इस पे एम्पेयर लॉ अप्लाई करें। कि उसका सेंस मैंने कैसे अज्यूम किया है, इधर मान लिया है, किधर भी मानोगे एक ही बात है, अपना लूप लिया, लेकिन लूप के साथ सेंस बाय डिफॉल्ट तुम्हें कहीं भी अपनी मर्जी से अज्यूम कर ले। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। तुम देख सकते हो कि इस लूप का जो हर एक पॉइंट है ना, वो करंट कैरिंग वायर के लिए एक ही जैसा है,
ठीक है, ओके ओके, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप क्या है? लाइन इंटीग्रल की वैल्यू एम्पेयर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग लिखो। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या कहता है? एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है कि अगर इस लाइन के अक्रॉस, हर एक एलिमेंट के अक्रॉस डीएल और मैग्नेटिक फील्ड, डीएल और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल अगर हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये लूप क्लोज्ड लूप है, तो एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है कि इस लूप के अराउंड जो टोटल लाइन इंटीग्रल की वैल्यू होगी ना, वो बाय डिफॉल्ट म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज की इक्वल होगी। और यहाँ पे करंट एनक्लोज कितना है? सरफेस अटैच किया, बाहर की तरफ का करंट वो आई है, क्वेश्चन में गिवन है, करंट की वैल्यू आई गिवन है। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप, डेफिनेशन यूज करके, डेफिनेशन यूज करके मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल गिवन लूप के अराउंड कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस जो है ना, ये वाली डिस्टेंस आर है, ये वाली डिस्टेंस लेटेस्ट से आर है। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पर, वो तुम्हें सिमेट्री से गेस करनी पड़ेगी। उसका कोई एम्पेयर सर्किट लॉ उसका कोई आंसर नहीं देता है, वो तुम्हें सिर्फ लॉजिक से और सिमेट्री से तुम्हें बताना पड़ेगा कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो सकती है। तो तुम लॉजिक से बोलोगे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो रेडियल होंगी या तो टेंजेंशियल होगी, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। रेडियल मतलब ये वाली डायरेक्शन और टेंजेंशियल मतलब ये वाली डायरेक्शन। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कर्लिंग नेचर की होती है, तो ये रेडियल तो नहीं हो सकती है। तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ यही है कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, बिल्कुल टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, ठीक है। हर पॉइंट पर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? वो इधर भी हो सकती थी, इधर भी हो सकती थी, लेकिन सिमेट्री सिमेट्री कहती है कि वो इधर ही होगी, मतलब इधर और इधर दोनों तरफ हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली किधर होगी वो हमें पता नहीं है, लेकिन वो टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, ठीक, और किसी डायरेक्शन में नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर यहाँ से तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, तो फिर बियो सवाल लॉ हम अप्लाई करेंगे। बियो सवाल लॉ अप्लाई करके हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं कैलकुलेट करें, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि एलिमेंट्स मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। एलिमेंट अपने अराउंड कर्लिंग नेचर के प्रोड्यूस करते हैं, तो पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, वो बियो सवाल लॉ से भी तुम गेस कर सकते हो, या फिर सिमेट्री यूज करके गेस कर सकते हो, किसी भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। ओके, मतलब डायरेक्शन तुम्हें खुद गेस करनी पड़े। अब क्या बचा? अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट और फाइनल स्टेप ये है कि हर एक, इसको बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करो, हर एक एलिमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट देखो, मैग्नेटिक फील्ड देखो, डॉट प्रोडक्ट लो, ऐड करो, और ये बाय डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इंटीग्रल की वैल्यू होगी। तो बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं, उसमें से कोई भी एक एलिमेंट यहाँ पर ड्रॉ करो, लेटेस्ट से एलिमेंट कुछ डीएल ऐसे है, एलिमेंट तो ऐसे ही होगा, ठीक, क्योंकि सर्कुलर लूप लिया है, एलिमेंट की डायरेक्शन टेंजेंट के अलावा होगी, लेकिन वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो भी टेंजेंट के अलॉन्ग, ठीक है। तो हम डेफिनेशन यूज करके लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करें, इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ये सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही हर डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। सबसे पहले ना, इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम सोचेंगे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल। यही नहीं, इसके अलावा कहीं पर भी तुम एलिमेंट लेते, तुम देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट मैग्नेटिक, ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं। एक ही डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है? मतलब कि बी डॉट डी जो है ना, बी डॉट डी क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, वो इक्वल होगा मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डीएल के मैग्नीट्यूड के इक्वल। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? अब दूसरा पॉइंट, कि हम एलिमेंट कहीं पर भी लें, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो अलग अलग होगी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अलग अलग होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो लूप के किसी भी एलिमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, तो इंटीग्रल से बाहर आएगा, और इसको हर बार बाहर आना पड़ेगा सिमेट्री की वजह से, तभी हम इवैल्यूएट। और ये लाइन इंटीग्रल डीएल, सॉरी इंटीग्रल ऑफ डीएल, डीएल का मतलब है एलिमेंट की लेंथ, और हर एक एलिमेंट की लेंथ जब ऐड कर दोगे तो ये कितनी आएगी? ये आएगी बी टाइम्स 2 पाई आर के इक्वल, और ये एम्पेयर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग म्यू नॉट आई के इक्वल होना चाहिए, एंड दिस गिव्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल होगी इस
करंट कैरिंग वायर के लिए। वैसे मैं लास्ट क्लास में भूल गया, मैं तुम्हें गॉसेस लॉ तो जस्टिफाई किया, लेकिन एम्पेयर सर्किट लॉ, ब्यूज-सवार्त लॉ को यूज करके प्रूव नहीं कर पा रहा था, तो थोड़ा बहुत उसका हिंट मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। और इसी तरह से बाकी टाइप्स ऑफ, बाकी करंट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। कल होपफुली कोई ऐसा टाइम हमें मिले जिसमें कि सारे केसेस डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि एम्पेयर सर्किट लॉ के जो एग्जांपल्स हैं वो अच्छे खासे हैं, और ये सबसे अच्छे टाइप के क्वेश्चंस में से आता है। एम्पेयर सर्किट लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, तो इसको 2 क्लास में कंप्लीट करना चाहिए। देखते हैं, लेकिन मतलब एक क्लास में तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लेंगे, लेकिन उसके बाद एक प्रॉब्लम क्लास लेंगे, उसमें ये क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू आज की क्लास के लिए।